हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 और मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट 1 एंड 2 करवा चुकी हूँ। आप अगर वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक दे चुकी हूँ। और आज मैं ये जो मॉक टेस्ट करने वाली हूँ वो बाइलिंगुअल होने वाली है, यानी कि 2 लैंग्वेज में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिस कर सके और हेल्पफुल हो सके उनके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। इससे आप मेरी सारी नोटिफिकेशंस, मॉक टेस्ट एंड एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो उससे आप, अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आपको वो मिल पाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मॉक टेस्ट 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है होने वाली है। पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहली क्वेश्चन हमारी है, व्हाट शुड बी अपडेटेड बाय अ टीचर ऑन द रेगुलर बेसिस। आप अगर चाहें तो आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, आप खुद से आंसर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप फिर से रिज्यूम कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका मतलब क्या है कि व्हाट शुड बी अपडेटेड बाय टीचर ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी कि शिक्षक के द्वारा कौन सा नियमित आधार पर अपडेट करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है स्कूल एंथम, दूसरा है ड्रेस कोड, तीसरा है स्कूल करिकुलम एंड फोर्थ है लेसन प्लान। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं स्कूल एंथम रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं होता है, ड्रेस कोड के साथ तो टीचर का और या एजुकेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है, स्कूल करिकुलम भी अपडेट नहीं होता है रेगुलर बेसिस पे। फोर्थ ऑप्शन जो है लेसन प्लान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेसन प्लान टीचर को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन टीचर को कुछ नया पढ़ाना होता है, तो उसके बेसिस पे उसे नया तरीके से लेसन प्लान करना पड़ता है। तो नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, न्यूली appointed teacher get professional development by interacting with old teacher, यानी कि जो नया टीचर्स अपॉइंट होते हैं उनका प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, ओल्ड टीचर के साथ इंटरेक्ट होने के बाद होता है। तो ये ओल्ड जो टीचर के साथ इंटरेक्ट होता है वो कौन सा प्रोग्राम के थ्रू होता है। पहला ऑप्शन है प्री सर्विस टीचर प्रैक्टिसियम, इन सर्विस कोलाबोरेशन एक्शन, थर्ड ऑप्शन है रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो प्री सर्विस टीचर प्रैक्टिसियम यहाँ पे जो है वो अपॉइंटेड नहीं होता है, ये अपॉइंटमेंट होने के पहले का कोर्स है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इन सर्विस कोलाबोरेशन एक्टिव ये भी नहीं होगा, यानी कि इन सर्विस में टीचर ऑलरेडी पढ़ाते रहते हैं, शिक्षक बन चुके होते हैं। न्यूली अपॉइंटेड का इन सर्विस में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए होता है, बट न्यूली अपॉइंटमेंट को ये प्रोग्राम नहीं दिया जाता है। एकदम जो न्यूली अपॉइंटेड होता है उनको ये नहीं दिया जाता, जो ऑलरेडी इन सर्विस में है उनको ये इन सर्विस कोलाबोरेशन प्रोग्राम दिया जाता है। थर्ड जो है रिफ्रेशर प्रोग्राम, यानी कि जो लोग ऑलरेडी इन सर्विस में हैं उनको समय समय पे कोई इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे उनका नॉलेज जो है वो अपडेट होते रहे। तो ये भी नहीं होने वाली है। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर, सी होगी इसकी आंसर। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होता है ये कि टीचर जो लोग नया नया अपॉइंट होते हैं उससे स्कूल की एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, उसका ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, ओल्ड टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, ताकि वो जो नया टीचर है वो स्कूल को समझ सके, उसका कल्चर को समझ सके और अपने आप को उस सिचुएशन से एडजस्टमेंट कर सके। तो इसका आंसर जो है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, मॉन्टेसरी स्कूल इंसिस्ट ऑन, यानी कि मॉन्टेसरी जो स्कूल है वो किस चीज़ पे फोकस डालता है, किस चीज़ पे इंसिस्ट है उनका सबसे ज़्यादा। पहला ऑप्शन है क्रिएटिविटी, दूसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग, थर्ड ऑप्शन है
कंप्लीट डिसिप्लिन एंड सुपरविजन, एंड फोर्थ ऑप्शन है वेल इक्विप्ड स्कूल बिल्डिंग। तो वेल इक्विप्ड स्कूल बिल्डिंग नहीं होगा, कंप्लीट डिसिप्लिन सुपरविजन ये भी नहीं होगा, क्रिएटिविटी भी नहीं होगी। इसकी आंसर जो है वो हो जाएगी सेंस ट्रेनिंग। यानी कि मॉन्टेसरी में जब बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हमारा जो प्राइमरी जो गोल होती है वो होती है बच्चे की सेंस ट्रेनिंग, यानी कि बच्चा का जो 5 सेंस ऑर्गन है वो उसके मदद से वो अपने एनवायरनमेंट को जानता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, यानी कि जो स्वतंत्र चर हैं वो मैनिपुलेटेड नहीं हो सकते, यानी कि उन्हें उसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कौन सा रिसर्च डिज़ाइन या फिर रिसर्च स्टाइल में? तो पहला ऑप्शन है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा है नॉर्मेटिव रिसर्च, तीसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक ऐसा तरह का रिसर्च है जिसमें रिसर्चर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सैम्पल है या वेरिएबल है उसके साथ उसे स्टडी करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर इज अ काइंड ऑफ, यानी कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो एक तरह का सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये किस तरह का सैम्पलिंग है? पहला है पर्पसिव सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा सैम्पलिंग, तीसरा है रैंडम सैम्पलिंग, एंड चौथा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ चुका है, क्वेश्चन पूछा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर इज अ काइंड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि रैंडम सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यानी कि यहाँ पे हर एक जो पॉपुलेशन है उन सभी का इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस है टू बी सेलेक्टेड एज अ सैम्पल ऑफ द रिसर्च स्टडी। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी क्वेश्चन नंबर 6। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यानी कि जहाँ पे इंसान इंटरैक्ट करके, यानी कि पर्सन टू पर्सन इंटरैक्ट होके डेटा नहीं कलेक्ट करता है। इन निम्नलिखित दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इंसान टू इंसान मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करके डेटा नहीं कलेक्ट करता है? तो इंटरव्यू तो इसका ऑफ कोर्स आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में तो फेस टू फेस होता ही है। एक है शेड्यूल भी नहीं होगा, रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है इंटरैक्ट करके। ग्रुप इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड रिलेटिव टर्मिनोलॉजी इज नोन एज, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेज है चाइल्ड की विकास में जहाँ पे बच्चा जो है वो रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, यानी कि रिलेटिव यानी कि जैसे हार्डर हो गया, उसके बाद इसका रिलेटिव है जैसे लाइटर, उसके बाद डार्क हो गया तो इसका हो गया लाइट, या फिर आप बोल सकते हैं इजी का हो गया हार्ड। तो इस तरह से जो है रिलेटिव टर्म, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है चाइल्ड को समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो जीन पियाजेट की चाइल्ड डेवलपमेंट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजेट ने दिए हैं अपना थ्योरी, उससे लिया गया है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है
प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में चाइल्ड को जो रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है उसका अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि चाइल्ड जो है उसे समझ में आना शुरू हो जाता है। लाइटर, हार्डर, डार्कर, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है ये उसे समझना शुरू हो जाता है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, ये तो आपको पता है कि ये 2 से लेके 7 स्टेज तक होता है। ठीक है, 2 से लेके 7 स्टेज, तो यहाँ पे बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और ये जो है ये 7 से लेके 11 एज तक होती है। यहाँ पे बच्चे को लाइटर, हार्डर, डार्क इसका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, वो लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं। दो यहाँ पे वो कॉन्क्रीट लॉजिक कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनका डेवलप नहीं होता है। तो आंसर 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एजर्शन दिया है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेस्ट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेस्ट जो है वो स्पीड ऑफ लर्निंग को बढ़ाता है। और इसका रीजन जो दिया हुआ है, एज अगेंस्ट सबमिटिव सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये सबमिटिव है। एज अगेंस्ट सबमिटिव इवैल्यूएशन फॉर्म इट इज इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, यानी कि सबमिटिव इवैल्यूएशन जो है वो हाईली रिलायबल है। तो इसका पहला जो असर्शन है उसका कहना ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो टेस्ट है वो एक्सेलरेट करता है लर्निंग स्पीड को। और दूसरा इसका रीज़न जो दिया है, एज अगेंस्ट सबमिटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। तो इसका ऑप्शन जो है नंबर 1, बोथ आर एंड ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है ओनली ए इज ट्रू, सी ऑप्शन है ओनली आर इज ट्रू एंड डी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेस्ट एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से स्टूडेंट का जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, वो मास्टरी हासिल करते हैं। तो इसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो लर्निंग स्पीड बढ़ाती है। एज अगेंस्ट सबमिटिव इवैल्यूएशन, इट्स इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। तो इसका जो इवैल्यूएशन है वो हाईली रिलायबल है। तो इसका इवैल्यूएशन जो है वो हाईली रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो बार बार प्रैक्टिस करते करते उनका जो है एक कंसिस्टेंसी बन जाता है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा होने लगता है। सबमिटिव इवैल्यूएशन जो है उससे ये कहीं बेहतर होती है, मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड R and A are true and R is the correct explanation of A। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स SI model, total number of factors that constitute to human intelligence is। SI model तो आपको पता ही है, गिस्टल का है, ये एक इंटेलिजेंस का थ्योरी है, जहाँ पे गेस्टल ने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो इन एलिमेंट्स को मिल के बनती है। तो उन्होंने कितनी संख्या में एलिमेंट्स बताए हैं। पहला है ऑप्शन 60, दूसरा है 90, तीसरा है 120 एंड फोर्थ है 150। देखिए एसआई मॉडल जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, इवैल्यूएट होते हुए वो बढ़ रहा है, इवोल्यूशन उसकी हो रही है। तो पहले जो था वो 120 थी, बट अभी जो इसका एट प्रेजेंट जो इवैल्यूएट होके हुआ है वो 150 है। इससे भी और आगे एक स्टेप गया है जो कि 180 है, बट हमारा जो ऑप्शन है 150 है। तो 150 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर 150 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट इन 1948 वाज अपॉइंटेड बाय।
यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो 1948 में बना था। किसके किसके द्वारा, यानी कि किसके कहने पे ये 1948 में बनाई गई थी? नंबर 1 ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नंबर 2 ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नंबर 3 है एनसीईआरटी एंड नंबर 4 है आईसीएसएसआर। तो पहला जो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तीसरा एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो है वो टीचर रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ डील करती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आईसीएसएसआर जो है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रिसर्च के साथ डील करती है, वो भी सोशल साइंस रिसर्च के साथ। पहला जो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसका ही एक एडवांस फॉर्म में है। पहले जो कि ये 1948 की बात कह रही है, तो उस जगह पे उस वक्त में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, जो कि डेवलप करके अभी जो है इसका ऐसा ट्रांसलेशन रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें सारे मिनिस्ट्रीज इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सारे मॉक टेस्ट मैंने डिटेल में समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वायरीज रह गई होगी या कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पे मैं इस तरह के मॉक टेस्ट डालती रहती हूँ आपकी हेल्प के लिए। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।